तो क्वेश्चन नंबर कल ये गया था 33 वाला, इसका आंसर कोई बता सकता है आप में से? 33 में से आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 2 3 4। अंबिका, ओके। और इसके अलावा श्रुति, सुमित, ओके। सुमित एंड श्रुति। इसमें देखो करना क्या होता है कि जब भी आप रिएक्टिविटी को चेक करोगे, इसमें एक चीज देखनी है आपको, कौन इस रिंग की, ये जो रिंग है इसमें कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कौन बढ़ाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। और इसके लिए कौन सा ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। यहाँ पे कौन सा ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये जो CH3 है इसमें कार्बन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर को आसानी से यहाँ रिंग में दे सकता है। तो जैसे रिंग को देगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए थर्ड इज द मोस्ट, थर्ड सबसे ज्यादा होगा। तो थर्ड एक ही ऑप्शन है, देखो केवल एक ही ऑप्शन है, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन वीक होता है रेजोनेंस से। ठीक है, इसीलिए पहले पावरफुल हो जाएगा थर्ड, उसके बाद फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड। अब आप कहोगे फोर्थ क्यों नहीं, फोर्थ में देखो, फोर्थ में फ्लोरीन आता है और फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा बाहर, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो रिएक्टिविटी थी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से थी। ठीक है, रिएक्टिविटी किसकी वजह से थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। और जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लेगा रिंग से और उसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन। तो अंबिका ने आंसर सही किया है। ध्यान रखना, कभी भी रिएक्टिविटी चेक करने के लिए आएगा इलेक्ट्रोफिलिक में, तो आपको ये ग्रुप चेक करना है जो इस पे लगा हुआ है। अगर जिनके पास लोन पेयर हो या जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो रिएक्टिविटी बढ़ा देगा, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो रिएक्टिविटी कम कर देगा। ठीक है, तो इसको चेक करने का एक तरीका है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, 34। इन BrF3 the lone pair occupied equatorial position to minimize। देखो BR ये होता है टी शेप्ड, अगर आपको पता होगा जो BR होता है ये टी शेप्ड होता है। अब इसमें से पहले आंसर बता दो आपने कौन सा किया हुआ आंसर। ठीक है, डिस्कस हम अभी करते हैं, पहले आपने जो आंसर किया है वो कौन सा किया है, ABCD। ओके, श्रुति, अंबिका एंड सुमित। हाँ, तीनों ने आंसर सही दिया है। ये है आपका लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, दोनों तरीके के रिपल्सन होते हैं, क्योंकि टी शेप्ड होता है तो क्या होता है, BR बीच में चला गया, इधर क्या हो जाता है, फ्लोरीन आ गया, इधर भी क्या हो गया, फ्लोरीन आ गया, इधर भी क्या हो गया, फ्लोरीन आ गया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे हो गया, ये टी शेप्ड है। लेकिन ये इक्वेटोरियल पोजीशन में देखो, ये क्या है, ये ट्राइंगल में आ गया। ट्राइंगल का मतलब ये तीनों एक प्लेन में। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये एक अबव द प्लेन हो गया, एक बिलो द प्लेन हो गया। ये ध्यान रखना, ये फ्लोरीन सपोज कहाँ है, अबव द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा बिलो द प्लेन। ध्यान रखना, तो एक अबव है एक बिलो है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो तरीके से ये मिनिमाइज कर सकता है। एक ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच में रिपल्सन,
और एक ये लोन पेयर के बीच में रिपल्सन। तो इन दोनों के रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन में जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में करते हो तो ये थ्योरी दी थी बेंट ने, इसे कहते हैं बेंट थ्योरी। ठीक है, आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव पढ़ोगे तो उसमें आता है, इस थ्योरी को कहते हैं बेंट थ्योरी, जिसकी वजह से क्या करता है वो कहता है कि जो लोन पेयर है इक्वेटोरियल में क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन सबसे कम होता है। ये यहाँ नहीं जा सकता, ध्यान रखना, ये अबव या बिलो में नहीं जाएगा बल्कि इक्वेटोरियल पोजीशन में जाता है। तो इसको, इस थ्योरी को बेंट ने दिया था, उसे कहते हैं बेंट थ्योरी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। इसका आंसर बताना क्या होगा? ओके, श्रुति, अंबिका, सुमित, ओके, चारों तीनों ने अपने अलग अलग आंसर दिए हैं। तो आपको आंसर बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि जैसे ये है आपके पास Na, इसका आंसर मेरे ख्याल से इसने सही दिया है, श्रुति ने इसका आंसर सही दे दिया। ठीक है, इसमें क्या है देखो, सी इज द राइट आंसर, Na2SO4। ठीक, गिव्स, ये किस में टूटेगा, 2Na प्लस में, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, 2Na प्लस है और SO4 2 माइनस है। ठीक है, अब इसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया उसने, क्या दे दिया इसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया इसमें ए या अल्फा मान लो। सपोज इसमें 1 है, स्टार्टिंग में 0 0, फिर क्या होगा आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, सपोज करो ये ए कम हो गया, तो ये तो डबल रेट से बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2A। और ये कितना होगा, ये तो एक ही है, क्योंकि देखो इससे डिसाइड होता है जो इसके आगे लिखा हुआ, आगे 2 है क्योंकि 2Na है, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1SO4 है तो 1 हो जाएगा। अब I इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, 1 माइनस A प्लस 2A प्लस A, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। अब क्या होगा, A से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर बच जाएगा इसमें I इज इक्वल टू 1 प्लस 2A। ठीक है, तो इसीलिए C इज द राइट आंसर। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये स्टोइचोमेट्री पे। ठीक, तो ये समझ में आया या दोबारा बताऊं इसे? बताओ, आ गया है समझ में या एक बार रिपीट करूं? और स्टार्टिंग में ये 1 था, 0 0, सपोज मैंने कहा अल्फा परसेंट निकल गया, तो 1 का अल्फा परसेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए हो जाएगा। तो ये डबल स्पीड से बन रहा है क्योंकि 2Na प्लस है तो 2A हो गया, ये 1 स्पीड से बन रहा है तो A हो गया। अब I इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में सारे आयंस होंगे, ये भी ये भी ये भी सारे हो जाएंगे, तो सब एक साथ प्लस कर दिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, तो बिफोर तो 1 ही होगा। अब A से A क्या हो गया, A से A टू A क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब A से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो गया, 2A बच जाएगा बस। तो इसको मुझे बताओ, ये आ गया समझ में? अंबिका, सुमित, ओके। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन इज करेक्ट? पहला है स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, सेकंड है एमाइलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज, थर्ड है प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, और डी है इसमें इन cyclic crystal of furanose there is 4 carbons and 1 oxygen atom। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है?
ओके, सुमित एंड श्रुति। और अंबिका। ओके, इसका आंसर देखो पहला ही है, स्टार्च होता है जो ये है अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, यानी अल्फा ग्लूकोज को आप रिपीट करते जाओगे बार बार तो क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। इसीलिए फर्स्ट इज द राइट आंसर। स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, इसमें एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। तो ये सेलुलोज अलग होता है, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो इसमें तो कई टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं हमारे पास। और इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरानोज देयर इज 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर आप बनाओगे फ्यूरानोज का तो इस तरीके से बनता है 1 2, लेकिन इसमें कार्बन तो 6 ही होंगे चाहे वो साइकिल में हो। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्यूरानोज तो उसमें तो कार्बन 6 होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 37 पे। अब बताओ इसमें कौन सा बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा लिविंग ग्रुप का। आपने इसमें कौन सा टिक किया हुआ है। ओके, श्रुति, अंबिका एंड सुमित। ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग। अब देखो लिविंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ, लिविंग ग्रुप का मतलब ये हो गया कि इनमें से कौन जल्दी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कौन जल्दी यहां से निकल जाएगा। तो उसका कैसे पता चलेगा, देखो जो लिविंग ग्रुप होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड वालों की ज्यादा होगी उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। ठीक है, अब कॉमन चीज क्या है, देखो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो कॉमन है सब में। तो हम आगे वाले चीजों को चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अलावा देखते हैं, पहला वाला है O, यानी HCS एसीटेट होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसमें कितने ऑक्सीजन है, इसमें ओवरऑल देखेंगे 2 ऑक्सीजन। दूसरे वाले में देखो OMe का मतलब CH3, तो इसमें कितने ऑक्सीजन हो गए, इसमें एक ही ऑक्सीजन हो गया। तीसरे वाले में देखो OSO2Me, तो इसमें कितने ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ज्यादा, तो इसमें 3 ऑक्सीजन हो गए। और इसमें देखो, इसमें लास्ट वाले में OSO2 और ऑक्सीजन के अलावा इसमें क्या है, फ्लोरीन भी है, और फ्लोरीन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो 3 फ्लोरीन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गया। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा हो गया, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में एक ही ऑप्शन है, तो आपने सबने सही आंसर दिया। पहले 4 क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है, 3 फ्लोरीन है। उसके बाद फिर थर्ड क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है। उसके बाद फर्स्ट क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है। उसके बाद फिर सेकंड क्योंकि इसमें एक ही ऑक्सीजन है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ज्यादा होगा वो क्या करेगा, दूसरे से उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और वहां से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। इसीलिए जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये सेम पीरियड की बात है, सेम है, डिफरेंट के लिए अलग हो जाता है। वो साइज पे डिपेंड करता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको पता है कि आयोडीन का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन निकल जाएगा। तो ये डिफरेंट की बात होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो इनिशियल है आपका वो सबके लिए सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है कि ए स्टैंड फॉर एज लेंथ। आपको ये बताना है कि सिंपल, क्यूब, बीसीसी और एफसीसी में द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ स्पेयर्स ऑफ दीज सिस्टम विल बी। अगर आपने रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो कौन सा आंसर आएगा रेडियस रेशियो में। ओके, अंबिका, हेमंत, और इसके अलावा
अंबिका, अच्छा अंबिका ने बता दिया। श्रुति एंड सुमित, ओके। सुमित, इसमें कौन सा ऑर्डर होगा? रेडियस का। ओके, सबने सही आंसर दिया। देखो पहला सिंपल होता है, सिंपल में क्या होता है? ए इज इक्वल टू 2r, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाई 2 यानी 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 में तो तीनों ऑप्शन आ गए। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड लिखा है बीसीसी। बीसीसी में होता है a इज इक्वल टू 4/√3r। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा? √3 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, तो ये है 4 बाई, ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया, एक मिनट। हाँ, a इज इक्वल टू 4/√3r होता है बीसीसी में, है ना? तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4। ठीक है, √3/4। हाँ, ऑप्शन ही गलत है, वो ठीक कह रहा है, ऑप्शन गलत हो गया, तो √3/4 होगा। ये तो गलत दे दिया इन्होंने, आप लोगों ने चेक नहीं किया शायद इसे, है ना? a इज इक्वल टू होता है 4/√3r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/4 हो जाएगा, तो √3/4 तो ये है ही नहीं। ठीक है, और थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में एफसीसी है, एफसीसी में होता है a इज इक्वल टू 2√2r, 2√2r, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2√2, 1/2√2। तो इसमें ये आंसर सही है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कर दी इसने बस। ठीक, तो इसीलिए कोई भी आंसर इसमें करेक्ट नहीं है, बाई मिस्टेक हो जाता है कई बार, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया इसमें। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर 39। 39 का आंसर क्या होगा? अगर आपने K2Cr2 7 में CO2 गैस पास कराई तो कौन सा कलर डेवलप हो जाएगा? ओके, अंबिका, श्रुति, और इसके अलावा सुमित। हेमंत, ओके। और सुमित, ओके। तो इसका आंसर है, इसका आंसर लगभग सबने सही दिया हुआ है। इसका आंसर है ग्रीन। ठीक है, इसमें ग्रीन बन जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है जब भी आप SO2 गैस को पास आउट कराओगे K2Cr2 7 में। तो जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है Cr और ये 2SO4 का होल थ्राइस, ऐसे कुछ बनता है ये। इनको जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो ये इसका जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसमें ग्रीन कलर बनता है। तो जैसे ही आप K2Cr2 7 में SO2 गैस पास आउट कराओगे तो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, तो इसीलिए आंसर नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 40। टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर ऑन हीटिंग विद HI गिव्स अ मिक्सचर ऑफ, इसमें कौन सा बनेगा? टर्सरी ब्यूटाइल, ओके। हेमंत और अंबिका, सुमित, श्रुति एंड हेमंत, आप बताओ। ओके, अब देखते चेक करते, देखो क्या होगा। टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक C ये गया, दूसरा C ये गया, तीसरा C ये गया, तो ये टर्सरी हो गया, देखो। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाता है ये, और यहाँ पे आ जाता है CH3 मिथाइल के लिए। ठीक है,
अब अगर ये आपको, ये तो माइनस है, अब कौन सा प्लस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, पहली चीज। अब दूसरा, इसमें अगर हम एच आई को लाते तो एच आई में क्या होगा, एच में होता है प्लस चार्ज, आई में होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, तो ये एच तो 100% ऑक्सीजन के पास जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा यहां से, ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए या ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो ये टर्सरी है। अब टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो टर्सरी कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल। टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये माइनस चार्ज कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा मेथेनॉल CH3OH, और ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो इसमें आंसर ये आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर दिया है सही सुमित ने, ठीक है। सुमित ने इसका आंसर दिया, बाकी आप लोग मिस कर गए, ठीक है। इसमें ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो जाएगा। आया समझ में, ये HI वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी को देखना पड़ता है कि जो आप दोनों तरीके से, ऑक्सीजन है इसके दोनों साइड सी होते हैं, तो कौन सा सी आप तोड़ोगे कहां से, और ये भी प्लस लगा दो और इसको भी प्लस लगा दो। अब आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, और उसके बाद तभी जब हम एरोमेटिक लेते हैं तो एरोमेटिक में क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने से क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता नहीं है, इसीलिए बॉन्ड कभी भी यहां से टूटेगा एरोमेटिक। लेकिन एलिफेटिक में दोनों जगह के चांस होते हैं, तो यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है 41। व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू प्रोपीन, क्लोरीन को अगर आपने पास किया प्रोपीन पे एट 400 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल, और आपको एक हिसाब से मान को चलो कि ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हर कोई सही नहीं कर सकता है। तो बताओ किसने क्या आंसर किया हुआ है। श्रुति, हेमंत एंड सुमित एंड अंबिका, ओके ओके। दो ने सी लिखा है और दो ने डी लिखा है। तो देखो डी तो बिल्कुल क्रॉस है, हो ही नहीं सकता, तभी मैंने अभी आपको कहा कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जो आपको लगेगा ये तो 100% हो सकता है, लेकिन वहां पे वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कर दिया, ठीक। देखो रीजन क्या होता है, प्रोपीन का मतलब होता है कार्बन, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, Cl2 ऐड कर दिया। इसको देख लो, मैंने आपको इसमें पहले भी डिस्कस किया होगा। जब भी आप क्या करोगे, लाइट लाओगे, ठीक है, या हीटिंग करोगे, जब भी आप लाइट या हीटिंग करोगे तो ये जो Cl2 होता है ये कभी भी रिंग को कुछ नहीं कर पाता, ये रिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, ध्यान रखना। कभी भी Cl2 Br2 अगर आप लाइट या हीट की प्रेजेंस में लाओगे तो ये रिंग के अंदर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन को कभी नहीं देगा, ध्यान रखना। तभी क्वेश्चन आंसर के साथ क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं ज्यादा, एज कंपेयर टू अगर मैं डायरेक्ट बताता तो आपके दिमाग में नहीं आता। इससे पहले भी मैंने बहुत बार आपको डिस्कस किया था ये, कि जब भी आप डबल बॉन्ड को लाओगे, ट्रिपल बॉन्ड को लाओगे और क्लोरीन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट, तो इस केस में फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल में एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होगा, और फ्री रेडिकल में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन नहीं होती। तो ये ऐड तो होगा नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां से सी निकलेगा और ये सी कहां चले जाएगा, यहाँ पे, और ये दिखाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और डबल बॉन्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको ये कौन सा ऑप्शन लग रहा है,
अब देखो ये कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ये है आपका एलाइलिक क्लोराइड। तो आपने सबने गलत कर दिया वाला आंसर। ये एलाइलिक, एलाइलिक का मतलब होता है कि Cl जिस कार्बन से अटैच होगा उसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। देखो क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और आ गया। ये होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। क्वेश्चन आंसर का मतलब ये नहीं कि हमने केवल क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो उसमें क्या है कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्डअप होते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो दिखने में देखो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन कभी भी ध्यान रखना जहां पे डबल हो, ट्रिपल बॉन्ड होगा और लाइट की प्रेजेंस हो, हीट की प्रेजेंस हो और आपने Cl2Br2 ऐड करेंगे तो वो रिंग के अंदर ऐड नहीं होगा कभी भी। ठीक है, वो रिंग के बाहर जाएगा। ठीक, और रिंग के बाहर कहाँ पे, रिंग के सामने वाले कार्बन पे अटैक करेगा। और इसमें दिखाता है यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये कौन सी रिएक्शन है। तो आप देखोगे तो एडिशन रिएक्शन, आपने फटाक से एडिशन रिएक्शन कर दिया लेकिन वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, वो एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आपने। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे। जो नहीं आएगा तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हो। अब ये बताना ये कौन सा बेसिक होता है, मोनो एसिड, डाई बेसिक या ट्राई बेसिक, और रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा। ओके, श्रुति, हेमंत। रिड्यूसिंग का मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, सुमित, हेमंत एंड श्रुति और अंबिका। ओके, चेक करते देखो, एच में कभी भी देखो पी के साथ हो तो जनरली आपको ध्यान रखना है ये सब डबल बॉन्ड बनाता है, सारे डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो एक एक डबल बॉन्ड के सिवा सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे लगेगा एक H, क्योंकि 3 H है तो एक P से डायरेक्ट अटैच होगा और बाकी OH से होंगे। तो जो H OH से अटैच होंगे ये इजिली क्या होंगे, रिमूव हो सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन को इजिली क्या करेगा, रिमूव कर सकता है। और कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 2 हाइड्रोजन है, यानी ये 2 हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ये 2 हाइड्रोजन एटम को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। अगर ये 2 हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देगा तो इसका मतलब ये हो गया डाइबेसिक। तो डाइबेसिक के 2 एग्जांपल हो गए। अब रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, तो मैंने कहा ये H+ को निकालेगा। तो रिमूवल ऑफ H+ का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब कौन सा एजेंट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और दिखने में देखो 3 H लग रहे तो वो बोलेगा ट्राई बेसिक। तो ट्राई बेसिक नहीं कहना है, क्योंकि जो H डायरेक्ट अटैच होता है P से वो कभी भी इससे रिमूव नहीं हो सकता, तो ये H कभी भी यहां से रिमूव नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। ये बताओ, एस्पिरिन इज एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट ऑफ। ओके, अंबिका, सुमित और इसके अलावा नो आंसर। आप दोनों ने भी इस आंसर को मिस कर दिया। ठीक है, ये वाला जो है एस्पिरिन आपने उसी चैप्टर में पढ़ा होगा। ये किसमें, फिनॉल वाले में, फिनॉल। इसमें होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो आपको अगर ध्यान हो तो आपने बेंजोइक एसिड देखा होगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लग जाएगा COOH ग्रुप।
अब COH ग्रुप हो गया बेंजोइक एसिड, और ऑर्थो पोजीशन में इसमें लग जाता है OH। अब हम इसका एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, बाकी ये सेम रहता है। जहां पे OH है यहाँ पे एसिटाइलेशन लग जाएगा, बाकी का ये फॉर्मूला सेम होता है एस्पिरिन में, ठीक है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। बाकी पैरा पे नहीं होता, मेटा पे नहीं होता, और ये ऑर्थो डाई हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, तो इसीलिए पहला ही आंसर है इसका ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो बी इज द राइट आंसर। एसिटाइलेशन करोगे तो यहाँ पे ग्रुप चेंज हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा OCOCH3 आ जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, ये ग्रुप आ जाता है एस्पिरिन के फॉर्मूले में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना, फिर मुझे अब बता देना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो, कार्बाइल एमाइन, ये तो चैप्टर 4 की रिएक्शन है, लेकिन उन्होंने फिर भी यहाँ दे दिया आपको क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से फिर भी अगर कोई आंसर देना चाहता है इसका, ये चैप्टर 4 है, एमाइन चैप्टर की रिएक्शन है मेन, और ये बताती है किसको, एक टेस्ट भी होता है, ये इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये अगर आप करोगे तो ये हो गया आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, किसी ने किया ये आंसर, वैसे इस चैप्टर का नहीं है ये ये है एमाइन चैप्टर का, एमाइन, हेमंत अंबिका, ओके। और कोई आंसर? चलो मैं बता देता हूं, आपने जो आंसर दिया है उससे थोड़ा सा हटके है, प्राइमरी एमाइन और क्लोरोफॉर्म। जैसे प्राइमरी एमाइन का मतलब आपने कोई भी प्राइमरी एमाइन ले लिया, CH2 CH3 NH2, ठीक है, ये हो गया NH2 CH3 NH2, ये प्राइमरी एमाइन है। आप इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाओगे और क्या मिलाओगे, एल्कोहलिक KOH मिलाओगे, तो इससे क्या होता है, आइसोसाइनाइड बनता है, और ये केवल प्राइमरी एमाइन देता है बस। और जो आइसोसाइनाइड बनता है उसका जो स्मेल होती है फॉल स्मेल होती है, तो जब फॉल स्मेल होगी तो आप पहचान जाओगे प्राइमरी एमाइन है, ठीक है, और अगर फॉल स्मेल नहीं आई तो इसका मतलब सेकेंडरी या टर्सरी एमाइन, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी को सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन से, तो इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, क्योंकि जो फॉल या बेकार स्मेल होती है वो किसकी होती है, आइसोसाइनाइड की, इनसे आइसोसाइनाइड बन जाता है। ये चैप्टर 4 की रिएक्शन है, कोई बात नहीं इसमें। तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है एसर्शन रीजन। इसमें बताओ, बोथ रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में S8 होता है लेकिन ऑक्सीजन में O2 होता है। रीजन कह रहा है कि ऑक्सीजन में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड होता है और छोटा साइज होने की वजह से। ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? हेमंत, सुमित एंड अंबिका। अच्छा, अंबिका ने दे दिया आंसर, ठीक है, तो आप चारों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन छोटा साइज होता है और पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये S2 होता है, लेकिन बाकी क्या होते हैं, S8 होते हैं, उनकी कैटेशन पावर ज्यादा हो जाती है और ये पी पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाते क्योंकि बड़ा साइज होता है, इसीलिए ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टाइम खत्म हो गया, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे, तो रिज्वाइन कर लो आप लोग सेम आईडी, ठीक है, रिज्वाइन सेम आईडी।